अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जहाँ-जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। आज फिर आपको कुछ ये जो नई गरमा-गरम कुश्ती अब शुरू हो गई है चीन और अमेरिका की, ये हॉट होती चली जा रही है, गरमा-गरम होती चली जा रही है और ये इसका मैं कुछ झलकियाँ आज आपको दिखाता हूँ और हमारे लिए क्यों बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे गौर देखें। चीन हमारा हमसाया है और हमारा एक पास्ट है। अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और अब उसकी कीमत अदा की। फिर जो अगली बड़ी जंग थी अमेरिका की थी, वो थी दहशतगर्दी के खिलाफ, जैसे वो कहते थे। उसमें भी पाकिस्तान का एक फ्रंट लाइन स्टेट का रोल रहा। अब ये तीसरी जंग शुरू है चीन के साथ और अगेन पाकिस्तान हमसाया है चीन का। तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इससे अलहदा होकर रह सकें, तो हमें अपना किस तरह से कदम लेने हैं। खैर, ये तो बात की बात है। पहले मैं आपको कुछ झलकियां दिखाता हूँ, यानी कुछ सिर्फ, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जंग है तो मैं एक वीलॉग उसका मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मैं मिसालें आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये तो आपके इल्म में है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, चीन ने भी वैसे ही टैरिफ लगा दिए हैं। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। ये वो बार बार कह रहे हैं कि आप हमें ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते, आप हमारा मजाक नहीं उड़ा सकते, हम बराबरी और रिस्पेक्ट पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बात करेंगे। तो वो चीनी पीछे नहीं हट रहे, वो खड़े में। टैरिफ का जवाब उन्होंने दे दिया। अगला ये है कि उन्होंने 18 जो बड़ी यूएस कंपनीज हैं उन पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं विद इन चाइना। अब आप वो माजी की तरह उस तरह कारोबार नहीं कर सकते। उसका बहुत ह्यूज अमेरिकन कंपनीज को लॉस होने जा रहा है। हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उस पर उन्होंने बैन लगा दिया है। चाइनीज सिनेमा में अब आप हॉलीवुड यानी फिल्म, अच्छा, ये बहुत बड़ा लॉस है हॉलीवुड का। और उसके बाद जो उनकी एक कल्चरल पावर थी जिसपे वो डोमिनेट करते हैं दुनिया भर में, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगी विद इन चाइना। तो चाइना ने मतलब रिस्पॉन्ड किया। इसके अलावा चीन में एक कानून है, जो आपको पता, कंट्रोल्ड मीडिया है वहाँ। तो वहाँ कानून ये है कि आप सोशल मीडिया पे या रेगुलर मीडिया पे जो मजाक नहीं उड़ा सकते किसी दूसरे मुल्क का या दूसरे कल्चर का या बाहर के किसी लीडर का। वो जो बैन यूनाइटेड स्टेट्स पे था विद इन चाइना, वो चाइनीज गवर्नमेंट ने हटा लिया है। अब उसका नतीजा ये है कि वो क्रिटिसिज्म तो एक तरफ रह गया ना, अब वो जो तवा लगा रहे हैं अमरीकियों का, जो मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे मिमिक्स बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, सीधी मतलब है जुगते लगा रहे हैं और जिस तरह का भयानक मजाक उड़ा रहे हैं, वो आप भी शायद नोट, अगर आप ऐप से इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर टिकटॉक, तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो ट्रंप का एक वो कैरेक्टर बना के, वैसा कि वो जो है फैक्ट्री में खड़ा हुआ है हंटर लेके और मजदूरों से काम करा रहा है, पुरानी सेंचुरी ज़माने के। या ये कि ओबीस और बहुत मोटे मोटे अमरीकी हैं जो बैठे हुए वो सिलाई और धागा वो यानी काम कर रहे हैं। ट्रंप जैसी उन्होंने कार्टून करेक्टर बनाए हैं कि वो बैठे, वो नट और बोल्ट वो इस तरह यानी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं बेसिकली कि वो इतने इस तरह के लोग हैं। ये यही जॉब्स है ना जो चीन से अब अमेरिका ले जाना चाह रहा है ट्रंप। तो उसका वो अब मजाक उड़ा रहे हैं, साथ में चैलेंज कर रहे हैं, जाहिर है। अच्छा, इसके अलावा ये है पनामा पे, मिसाल के तौर पे आपने देख लिया उनकी जो लड़ाई है और पनामा का जवाब भी आपने देख लिया। अच्छा, पनामा का किस्सा ये है कि पनामा ये 1914 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ही बिल्ड किया था ये कनाल। और कनाल 5 पोर्ट्स हैं इसमें और ये इसको यानी ऑपरेट करता रहा है अमेरिका खुद, ये 1977 तक। और 1977 में फिर वो ट्रीटी हुई पनामा के साथ, जब कंट्रोल असूली तौर पे उस मुल्क को वापस अमेरिका को दे देना चाहिए था। अमेरिकन इंटरेस्ट उस पनामा कनाल में ये है कि उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसका 40% वहां से गुजरता है। जो पनामा कनाल जिसके ऊपर फटा है ना, वो बेसिकली 40% चूंकि कार्गो शिप अमेरिका का वहां से गुजर रहा है, तो उनका बड़ा जाहिर है कंसर्न है कि वो तो उसकी जो है ये 82 किलोमीटर की लंबी ये कनाल है, छोटी सी, जिसकी सिग्निफिकेंस जो मैंने गुजारिश कर दी है। इसकी जो 5 पोर्ट्स हैं उनमें से 2 पोर्ट्स जो हैं ये ऑपरेट करती थी एक हांगकांग बेस्ड कंपनी, जिसपे अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि वो चीन उसके पीछे है और चीन जो है ये कब्जा कर रहा है। ये है पनामा पे उनकी लड़ाई। अच्छा, लेकिन पनामा क्या करेगा? पनामा की जो हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है वो को अच्छी नहीं है, क्योंकि 1977 में वो ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत कंट्रोल पनामा को मिलना था, लेकिन अमेरिका उसके बावजूद काबिज रहा 1999 तक। 99 में कहीं जाके कंट्रोल पनामा को दिया है। 77 की ट्रीटी, कंट्रोल दिया 1999 में। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने वहां 1987 में एक ऑपरेशन उन्होंने किया जस्ट कॉज के नाम से। और उसमें इन्होंने जो है 89 में ये एक इन्होंने वहाँ पे अमरीकियों ने, बाज तो ये आते नहीं है, तो 89 में इन्होंने एक वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज करने के लिए एक इन्होंने ऑपरेशन कर दिया जस्ट कॉज। 500 सिविलियन वहाँ पे मारा गया, वो भी उनको याद है।
अच्छा, दूसरा अमेरिकियों ने पनामा में क्या ऑफर किया है कि उन्होंने कहा है जी कि ये हांगकांग बेस्ड जो कंपनी है इसको आप निकालें और हम कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए हमारी कंपनी है ब्लैक रॉक, वो आएगी। $23 बिलियन, $23 बिलियन की ऑफर पनामा को करके वो ब्लैक रॉक वो कंपनी आएगी हमारी और वो कंट्रोल करेंगे। तो बहरहाल पनामा ने उस तरह से कॉपरेट नहीं किया जिस तरह से अमेरिका चाह रहा था। ये चीन और अमेरिका की पनामा के ऊपर मैंने आपको एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झलकी दिखाई है। आगे चलिए। अमेरिका जो है वो इस वक्त जो एक अपना स्टार गेट के नाम से वो एक AI प्रोजेक्ट, उस पर $500 बिलियन की उन्होंने एलोकेट किए हैं कि AI में हमें कैसे बीट करना है चीन को। ये अभी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ये अभी इरादे कर रहे हैं और फंड्स एलोकेट कर रहे हैं। चीन कहां पहुंचा हुआ है? वहां पे उन्होंने जी अभी एक AI एजेंट है मैनस के नाम से। मैनस, इसका लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब है हैट। मैनस के नाम से ये डीप सीक के बाद लॉन्च हुआ है बाय द वे, अभी ये बाय इनविटेशन है ओनली। और मैनस क्या कर रहा है जी? मैनस बेसिकली एक ऐसा AI एजेंट है जो कि मल्टीटास्क करता है। एक ही वक्त में आप उसको ये कहें कि मैंने जापान जाना है, साथ में उसे कहें कि मुझे आज के ट्रेडिंग स्टॉक्स निकाल के दे दो, साथ ही आप उसे ये कहें कि मेरे घर या गाड़ी के लिए बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होगी, पांचवा आप उसे चौथा कोई और टास्क दे दे, वो एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली डिफरेंट मल्टीटास्किंग वो करता है। मैनस उसका नाम है। ये डीप सीक वो तो एक डिफरेंट चीज है ना। AI, ये AI का, इसको वो कह रहे हैं AI एजेंट। ये जो चैट GBT है, इससे ये बहुत आगे की चीज है, क्योंकि चैट GBT एक वक्त में एक काम करता है, ये मल्टीटास्किंग करता है। अमेरिका स्टारगेट में भी फंड्स एलोकेट कर रहा है। चीन कहां पहुंच चुका है? यहां पे ये यूरोप में इन्होंने 4 गीगा फैक्ट्रीज अब प्लान की हैं जहां पे AI का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब उसको वर्कफोर्स भी तो चाहिए ना, लोग होंगे ना जो ये काम करेंगे, वो लोग कहां से आएंगे? उनकी भी ट्रेनिंग होगी। जो ट्रेन है वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स, वो कहां पे काम करना चाहेंगे? यूरोप में या अमेरिका में या चाइना में? इंडिया इसमें अपना शेयर लेने के लिए ऑलरेडी खड़ा हो गया। यानी उनका जो एस्टिमेट है इंडिया का AI की फील्ड में, वो ये है कि 4.3 मिलियन, एक सर्वे में पढ़ रहा था कि 4.3 मिलियन नई जॉब्स बाय 2027 इन AI सेक्टर, जो इंडिया जिसके लिए तैयारी कर रहा है। हम इसमें कहाँ हैं? हमारा मसला क्या है? अंदाजा लगाए ना कि ये। अच्छा, एनीवे, आगे जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक यूट्यूबर है आई शो स्पीड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो नाम है वो है जी आई शो स्पीड। हाँ जी, आई शो स्पीड। ये अमेरिकन एक नौजवान है बच्चा, और इसके जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं वो कुछ 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसके जो व्लॉग्स हैं या इसकी जो पोस्ट्स हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है, आप उसकी अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि IO स्पीड ने जो अपना सोशल मीडिया पे एम्पायर बिल्ट किया है वो इस तरह से किया है कि मिसाल के तौर पे CNN है, बड़ा अमेरिकी चैनल है, उसके जो प्राइम टाइम शोज हैं या फॉक्स है, उनके जो प्राइम टाइम शोज हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है, उसकी तादाद नंबर्स में वो है 500,000, यानी 5 लाख लोग देखते हैं प्राइम टाइम शोज CNN के या फॉक्स न्यूज के। इस बच्चे के जो आई शो स्पीड है, ये जब लाइव करता है तो इसकी रीच 5 मिलियन तक जाती है। यानी कहां 5 लाख लोग देखते हैं बड़े टीवी चैनल के नेटवर्क्स, और ये बच्चा जो यूट्यूब पे है इसको 50 लाख लोग देखते हैं। इसके आप वो निकाल के देखें आई शो स्पीड। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि $1.6 बिलियन से अमेरिकी हुकूमत ने एक फंड बनाया। $1.6 बिलियन से एक, उसको उन्होंने नाम दिया, एक उसका, टू काउंटर चाइना मिलाइन इन्फ्लुएंस। चाइना मिलाइन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए $1.6 अरब का बजट मुख्तस हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि चीन के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए मीडिया हाउसेज में और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देना है कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ दुनिया को, यानी यही उनका प्रोपेगेंडा जो सोवियत यूनियन के खिलाफ करते थे, वो चीन के खिलाफ अब इतनी भारी रकम उन्होंने रखी कि ये चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा। ये जो आई शो स्पीड है बच्चा, ये जो व्लॉग करता है, ये स्क्रिप्टेड नहीं होते, अरेंज नहीं होते। यानी इसकी जो पॉपुलैरिटी की रीजन है वो ये है कि ये बस चला जाता है और जो भी फितरी तौर पे को नेचुरल ये वैसा दिखा देता है। अच्छा जी, ये चला गया चीन। चीन गया, और चीन जाके जब इसने वहां पे अपने शोज शुरू किए तो ये खुद भी हैरान हो गया चीन को देख के। यानी चीन जितनी टेक्नोलॉजी में जहां पहुंचा पड़ा है। और जो असल हैरान अमेरिकन ऑडियंस हुई वो ये हुई कि चीनी लोग, यानी ये कि उसको लोग गले मिल रहे हैं, उसको लोग, उसको फैन क्लब उसको वहां मिल गया, लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, फैमिलीज मिल रही हैं,
वो शॉपिंग करने जा रहा है, लोग उससे पैसे नहीं ले रहे, वो खाना खाने जा रहा है, लोग खाने के पैसे नहीं ले रहे, वो पागल हो गया। सड़कों में घूम रहा है चीनी जो यूथ है, लड़के लड़कियां, वो उन्होंने बिल्कुल वैसे ड्रेसेस पहने हुए हैं, वो अमेरिकी गाने लगा के डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हंसते गाते लोग, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर उनका बेहतरीन, सिक्योरिटी उनकी बेहतरीन, दिन हो रात हो। टेक्नोलॉजी चाइनीज जो शहरों में, अब दुकानों का में मामला ये है, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो नो कैश, नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, यू वॉक इन टू स्टोर्स, वो आपका फेशियल रिकग्निशन से आप वो पता कर लेंगे कि आप कौन है, और उसके बाद वो आपके अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट कर लेंगे। आपने सिर्फ चीजें उठा के बास्केट में डालनी है और बाहर चले जाना है, वो खुद ही डिडक्ट कर लेंगे कि आपने क्या क्या उठाया, उसकी क्या कीमत है, और आपके अकाउंट से वो पैसे चले जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी और जो उनकी ट्रेन्स हैं, जो उनके ट्यूब स्टेशन हैं चीन के, वो जब ये आइशो स्पीड वाले ने दिखाए तो उससे उनका जो $1.6 बिलियन का जो एंटी चाइना कैंपेन वो डिजाइन करके बैठे हुए हैं, वो उड़ गया सारा कुछ। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि दुनिया किस तरह से, रेत जब फिसलती है तो कैसे फिसलती है। तो इतनी बड़ी एम्पायर है, वो लेट हो गई हुई है। अब वो जानते हैं कि चीन को रोकना बड़ा, भाई उनकी आबादी आप देखें ना, जाहिल हो तो बोझ ही बोझ है, लेकिन अगर वो स्किल्ड हो जाए, इतनी बड़ी आबादी, तो क्या कोई क्या कर सकता है। यानी अगर 28 या 30 करोड़ लोग हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनमें जो वो एक्सेलेस प्रोड्यूस करेंगे मिसाल के तौर पे, कितनी कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। एक्सेलेस तो बहुत कम होती है ना, रेयर होती है, 28,000 लोग पैदा कर लेंगे जीनियस एक साल में, वो है 1.5 बिलियन। वो भी उसी स्पीड पर जीनियस प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहां जाएंगे। तो अब आप देख लें, अब चाइनीज प्रोडक्ट्स बाय द वे जो यूरोप में और यहां पे आने लग गई है, खासतौर पर टैरिफ के बाद। चले मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। VW एक कंपनी है, वॉल्क्सवैगन जर्मन कंपनी है, बहुत ही लॉस में है, अब वो चीनियों को ही बेच रहे हैं। उनका एक मॉडल है i8 ईवी गाड़ी है, वो कोई 56,000 पाउंड उसकी प्राइस है, 0 मीटर। वो उन्होंने यहाँ पे जो ऊबर के ड्राइवर्स हैं ना, उनके लिए वो गाड़ी कर दी है 25,000 पाउंड लेस पे। 0 मीटर गाड़ी 25,000 पाउंड कम पे वो ऊबर के ड्राइवर्स को दे रहे हैं कि 25,000 पाउंड कम। एक और गाड़ी है टोयोटा, उसका एक मॉडल है, वो एसयूवी और सैलून का मिक्सचर है, उसकी एक्चुअल प्राइस है 44,000, वो दे रहे हैं 24,000 पाउंड में ऊबर ड्राइवर्स को। और वो अभी तो ऊबर ड्राइवर्स है ना, बाद में वो खोल देंगे 20,000 25,000 पाउंड कीमत गिरा के वो दे रहे हैं ये गाड़ियां ऊबर ड्राइवर्स को। ऊबर ड्राइवर क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी वो लेते हैं 24,000 रियायत पे, 30,000 पाउंड रियायत पे, और लेकर वो अगले दिन गाड़ी बेच देते हैं 5,000 पाउंड प्रॉफिट रख के, 6,000 पाउंड प्रॉफिट रख के। तो ये कंपनीज का हाल है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि चाइनीज ईवी एक सैलून बेहतरीन गाड़ी $8,000 में वो $8,000 में एक बेहतरीन गाड़ी दे रहे हैं। अब $8,000 मतलब है कुछ 6,000 पाउंड वो बनता है ब्रिटेन में। अब उस पर 100% भी टैरिफ लगा दें तो वो कितने की मिल जाएगी, यानी 12,000 पाउंड की ब्रांड नहीं। अब 12-13,000 पाउंड की चीनी चाइनीज ईवी, तो फिर ये जो वॉल्क्सवैगन है, ये जो टोयोटा है, इन्होंने फेंकनी है ना फिर गाड़ियां, वो स्टॉक अपना क्लियर कर रहे हैं, उनको पता नहीं कम्पीट कर सकते। मैं यहाँ BYD अब आ गई है, तो BYD के मैं एक शोरूम पे मैंने एक एसयूवी की टेस्ट ड्राइव बुक कराई, मैं खुद गया चलाने के लिए, वो अबाउट 55,000 उसकी। तो मैंने खैर वो एसयूवी ड्राइव की थोड़ी, मैं आपको क्या बताऊं क्या क्वालिटी थी उस गाड़ी की। 700 माइल, 699 कहते हैं वो, तो 700 ही हो गया ना। 700 माइल उसकी रेंज है, ईवी एंड हाइब्रिड टुगेदर। एक दफा आपने उसको फिल कर लिया तो 700 मील अब आप चल रहे हैं। और उसकी जो वॉइस कमांड की, यानी जिस तरह से वो एसयूवी, उसकी जो स्क्रीन्स हैं सामने लगी हुई हैं, आप उसकी क्वालिटी को इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो हमारे यहाँ जापानी जीपे शीपे चल रही हैं, ये खटारा है, ये रक्शे हैं उसके सामने, रक्शे। यानी इस तरह कमाल की ऑडियो कमांड पे उनकी एसयूवी चल रही है। क्लोज द विंडो, ओपन द विंडो, ये लाइट चाहिए, फलां रेडियो लगा दो, फलां गाना लगा दो, सीट मेरी मुझे मसाज कर दो, इसको ठंडा कर दो, सीट को गर्म कर दो, सीट को वहां पे जो उनकी एक स्क्रीन लगी हुई है उसको रोटेट कर दो, इसको सीधा कर दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो। वो तो आपको लगता है कोई बंदा उसको ऐसा डिजिटल असिस्टेंट है, जो आप उसे कहेंगे वो करता चला जाए। तो ये है चीन की लड़ाई, जो ऑटो इंडस्ट्री में, एआई में, आईटी में, ट्रेड में, ये है जो वेस्ट के साथ। यूरोप तो अब, वो पुरानी लड़ाई में फर्क था, सोवियत यूनियन में तो ये था ना कि पूरा यूरोप अमेरिका साथ था, इसमें फर्क है। यूरोप को खुद ही ट्रंप ने धकेल दिया चीन की तरफ, तो ये अब उनके साथ नॉर्मलाइज करेंगे। ऑलरेडी टैरिफ पे यूरोपीय यूनियन और चीन की बातचीत होने लग गई है, ये वापस ला रहे हैं टैरिफ। अमेरिका जो है वो अलबत्ता ट्रबल में आएगा, और वो जितनी ट्रबल में आएगा उतने गुस्से में आएगा। एम्पायर जब गिरती है, जवाल पजीर होती है, तो जाहिर है दहशत पागल हो जाते हैं। तो इस अमेरिकन प्रेशर के लिए जो पूरी दुनिया पे आएगा, मुमकिन नहीं है पाकिस्तान पे ना आए। हमें कैसे सूरत हाल का सामना करना है,
क्या हमारी पार्लियामेंट में कोई गुफ्तगू होती है? क्या हमारी मीडिया पे कोई देख रहा है? या हमारा मसला फिर वही है कि पीटीआई क्या कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किसने क्या, यही हमारे मसाइल है ना। बस अल्लाह रहम करे कि इस तरह की जो इंट्रोवर्ड कौमें होती हैं हमारे जैसी, जिनको पता ही नहीं कि बाकी दुनिया में क्या होती है, पर वो सिटिंग डक ही होती है। चलें, बहरहाल दुआ हम यही करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। व्लॉग की तबादत की माजरत, लंबा हो गया। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।